बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का मौजू है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का क़याम। ये मिलिट्री एकेडमी कैसे मारज वजूद में आई, कौन था वो शख्स जिसने ये एकेडमी कायम की, और क्या क्या रास्ते में हर्डल थे और कहाँ कहाँ से चीज़ें पूरी की गई। ये बड़ा दिलचस्प किस्म की कहानी है, जरा गौर से सुने। मैंने एक पिछली वीडियो में एक कोटेशन दी थी, वो ये थी कि किसी भी आज़ाद मुल्क के लिए 3 चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है। अव्वल, एक टुकड़ा ज़मीन। 2, ऐसे लोग जो इकट्ठे रहने पे मुत्तफ़िक हों। और तीसरा, एक मजबूत या स्ट्रॉन्ग फौज जो इस खिता ज़मीन की हिफाजत कर सके। आपको पता है कि पहले दौर में, पहले ज़माने में तो शायद मिलिट्री एकेडमी नहीं थी। मिलिट्री लीडर्स बॉर्न लीडर किस्म के लोग होते थे, जो पैदाइशी लीडर होते थे, वो टेक ऑन करते थे और लेकर चलते थे। लेकिन मौजूदा दौर में मजबूत फौज के लिए मजबूत लीडरशिप चाहिए। और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है आर्मी में और जंग में कि वो ट्रेनिंग के बगैर उस पर काम ही नहीं हो सकता। और जब तक अच्छी मिलिट्री एकेडमी में अच्छी ट्रेनिंग न लेकर आए लीडर्स, उस वक्त तक वो फौज को लीड नहीं कर सकते। तो इसलिए मिलिट्री एकेडमी हर मुल्क की ज़रूरत है। और इसी तरह जब पाकिस्तान मारद वजूद में आया था तो ये हमारा भी मसला था। उसमें हुआ ये कि देखिए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुश्तरका विरसा था। लेकिन मुसीबत ये हुई कि ये एकेडमी इंडिया में आ गई। और वो उस वक्त ये एक प्रपोजल थी कि पाकिस्तानी कैडेट्स वहाँ पे ट्रेनिंग करें। लेकिन हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने उस वक्त ये चीज़ मंजूर नहीं की थी, क्योंकि उन्हें ये वहम था, बल्कि यकीन था कि इंडिया ब्लैकमेल करेगा। और उस ब्लैकमेल से बचने के लिए उन्होंने अपनी एकेडमी का सोचा। उन्होंने कैद आज़म से भी मिले वो, और लियाकत अली खान से मिले, जो बाद में हमारा डिफेंस मिनिस्टर भी बना, प्राइम मिनिस्टर भी और डिफेंस मिनिस्टर भी। तो उसने जाकर उस वक्त के कमांडर फील्ड मार्शल आकिर लेक से बात की, और आकिर लेक ने ब्रिगेडियर एंगल को मुंतखब किया कि वो जाकर मिलिट्री एकेडमी का क़याम करे। तो उसको बुलाया गया, लियाकत अली खान की मौजूदगी में उसको बुलाया गया, बातचीत हुई और उसको हुक्म दिया गया कि तुम जाकर मिलिट्री एकेडमी इस्टेब्लिश करो। तो वो बड़ा खुश हुआ कि भाई मिलिट्री एकेडमी मैंने इस्टेब्लिश करूँगा, क्योंकि वो किसी ज़माने में कोशिश करता रहा था कि सैनिक पे जाकर वो टीचिंग करे। तो सैनिक की पोस्टें तो उसे न मिली, तो ये अब उसको एक मौका मिला था कि नई एकेडमी कायम करे और उसको कमांड करे। तो लिहाजा वो बड़ा खुश हुआ। उस वक्त वो पोस्टेड था GHQ दिल्ली में। अब हुआ ये कि 14 अगस्त को वो अपनी कार में उसने सफ़र किया पाकिस्तान की तरफ। 14 अगस्त को वो स्टार्ट हुआ। रात उसने जलिंधर में अपने किसी दोस्त के पास गुजारी
اور دوسرے دن صبح پھر وہاں سے چلا اور شام تک وہ راولپنڈی پہنچا۔ راولپنڈی میں اس وقت میس وغیرہ اتنے آرگنائز نہیں تھے، تو وہ فلیش مین ہوٹل میں ٹھہرا، وہاں پہ اپنا قیام کیا۔ دوسرے دن صبح سویرے وہ جی ایچ کیو گیا، وہاں جا کر اس نے رپورٹ کی، تو جو آرمی کے لحاظ سے جو کارروائی ہونی تھی وہ ہوئی۔ اس کے بعد وہ مختلف لوگوں سے ملا، تو اس سے بتایا گیا، بلکہ اس کو حکم دیا گیا کہ وہ ایسی اکیڈمی کا انتخاب کرے جس میں ایک بٹالین ہو 4 کمپنیز کی، ایک بٹالین ہو، اور اس کا کورس جو ہے وہ 2 سال کے لیے ترتیب دیا جائے۔ اور تیسری چیز اس کو یہ بتائی گئی کہ جو کینڈیڈیٹس انڈیا سے آئے ہیں ان کو جلد سے جلد تربیت دے کر فارغ کیا جائے، کمیشن دیا جائے۔ تو اس طرح کی پلاننگ آپ کریں۔ اسے مکمل اختیار دیا گیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ اپنا راستہ بنائے اور اپنا کام کرے۔ اب جب اس نے اس موضوع پہ سوچنا شروع کیا تو یہ کافی مشکل اس کے معلوم ہوا، بلکہ اس کے اعصاب جواب دے گئے کہ بھئی پاکستان کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں کہ اکیڈمی کے لیے ساری چیزیں خریدی جا سکے اور ایک اچھی اکیڈمی قائم کی جا سکے۔ بہرحال اس نے اس پہ کام شروع کیا، اپنی ترجیحات لکھی، اور پھر اس نے لسٹ بنانی شروع کی کہ مجھے کیا کیا ایکوپمنٹ چاہیے، کیا کیا چیز چاہیے، کتنی بیرکس چاہیے، کتنی کلاس روم چاہیے، کتنے دفاتر چاہیے، کتنے میس چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس نے پلان کی، اس نے لکھی، اور تیار کرنے کے بعد اس نے اس کا پیسوں کا اندازہ لگایا، قیمت کا اندازہ لگایا، اور یہ بنا کر وہ جی ایچ کیو میں گیا ایڈجوٹنٹ جنرل کے پاس اس کی اپروول لینے کے لیے۔ ایڈجوٹنٹ جنرل تھا شیر علی، جو نواب فیملی کا بندہ تھا، پٹوڈی فیملی کا، اور اس کے فیصلے بھی نوابی قسم کے ہوتے تھے۔ تو اس نے دائیں بائیں کیا کیس کو، لیکن بہرحال برگیڈیئر انگل نے اس سے پرمیشن لے لی۔ اب اس کے لیے نیکسٹ معاملہ جو تھا وہ اکاؤنٹ سے پرمیشن لینی تھی، اور اکاؤنٹ والے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ذرا سی چیز بھی رکھی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے چاند لانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اس نے پہلے تو ریجیکٹ کر دیا سارا کچھ، بہرحال بعد میں کرنے کے بعد منت ترلا بھی کیا، دھمکی بھی دی، سارا کچھ ہوا، اور آخر میں کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی اس نے منظور کروا دیا۔ تو دونوں چیزیں ہو گئی۔ اب نیکسٹ اس نے چلنا تھا کہ ملٹری اکیڈمی کی جگہ تلاش کی جائے کہ کون سی جگہ ایسی ہے یا ہو سکتی ہے جہاں ملٹری اکیڈمی قائم ہو اور ٹریننگ شروع کی جا سکے۔ اب اتنی زیادہ کنسٹرکشن بھی فوری طور پہ نہیں ہو سکتی تھی، تو سوچ کر اس کے ذہن میں آیا کہ ایبٹ آباد ایک ایسی جگہ ہے، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ 1930 میں اس کی شادی ہوئی تھی، اور یہ اپنی بیوی کو لے کر ہنی مون کے لیے ایبٹ آباد آیا تھا، یہاں مکان لے کر رہا تھا، تو اس کو ایبٹ آباد بڑا پسند تھا۔ یہ ایبٹ آباد گیا، پھر اس سے خیال آیا کہ ایبٹ آباد کے نزدیک کاکول گاؤں میں وہاں پہ بھی ایک چھوٹی سی چھاونی تھی، اور وہ موجودہ دور کے حساب سے بڑی ایڈوانس چھاونی تھی، جدید چھاونی تھی،
क्योंकि वहाँ पे फ्लश सिस्टम भी था और बाकी सहूलतें भी थी। तो ये काकूल इसने वहाँ प्रोग्राम बनाया, एबटाबाद आया, वहाँ फिरता रहा। एबटाबाद इसको एक और चीज़ के लिए भी बहुत पसंद था, वो था कि वहाँ सारा साल पोलो मैच होता रहता था और पोलो का ये बहुत शौकीन था। तो बहरहाल एबटाबाद में तो इसे कोई मुनासिब जगह न मिली तो ये काबुल पहुँच गया। काबुल में उसने देखा कि एक शानदार मेस था, उस मेस के साथ ऑफिसर्स के लिए रेजिडेंट्स भी थी, शादीशुदा ऑफिसर्स के लिए हट्स थी और क्लासरूम भी थे और 4 और मेस भी थे। तो इसने देखा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है और तकरीबन 100 कैडेट्स के रहने की जगह भी थी। तो इसे ये जगह बहुत पसंद आई। एक खूबसूरत वादी थी, ये ग्रीनरी थी हर तरफ और दाएं बाएं इसके उठते हुए पहाड़ जिनकी चोटियों पे बर्फ पड़ी हुई थी। तो ये सारा कुछ देखकर ये बहुत खुश हुआ और इसको ये जगह आइडियल जगह नज़र आई एक मिलिट्री अकेडमी के लिए। तो ये वापस गया और इसने मिलिट्री अकेडमी के लिए ये इस जगह की सिलेक्शन की और ये लिखकर सारा कुछ ये सीधा जनरल ग्रेसी के पास पहुंच गया, उसको जाकर सारा कुछ बताया। फिर उसके बाद चंद और जनरलों से मिला। तो ये सारे मिलिट्री ट्रेन ऑफिसर थे और ये सारी चीज़ें जानते थे। तो इसलिए इन सब ने अप्रूव किया कि ठीक है, यही जगह करो, सिलेक्ट करें और बाकी जो इसकी रिक्वायरमेंट थी वो भी उन्होंने अप्रूव कर दी। अब इसने जनरल ग्रेसी को रिक्वेस्ट की कि सर, अगर मैं अकाउंट वालों के पास जाऊंगा तो वो तो मुझे फिरा कर मार डालेंगे, तो काइंडली आप कोई मेरी हेल्प करें और मुझे ये पैसे मिल जाए। तो जनरल ग्रेसी ने उसी वक्त फ़ोन उठाया, कराची फ़ोन किया। याद रखें कि कराची उस वक्त हमारा कैपिटल था। तो वहाँ से उसने इजाज़त ली और फंड मंजूर करवाया। अब उसने मज़ीद इस पे काम करना शुरू किया। उसको एक प्रॉब्लम जो हर वक्त पेश आता था वो ये था कि डिफेंस मिनिस्ट्री से भी इजाज़त लेनी पड़ती थी और ब्रिगेडियर आपको पता है कि इतना बड़ा रैंक नहीं होता कि वो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री में चला जाए और हर चीज़ की अप्रूवल ले आए। तो बहरहाल सोच कर तो उसको पता चला कि डिफेंस सेक्रेटरी सिकंदर मिर्ज़ा है। सिकंदर मिर्ज़ा से उसके साथ वो वहाँ DHQ दिल्ली में इकट्ठे रहे थे, उससे इसकी दोस्ती थी। तो ये उसके पास गया तो सिकंदर मिर्ज़ा ने इसकी हर किस्म की हेल्प करने की इजाज़त दी और वादा किया। तो इसने कहा कि मेरी पहली हेल्प तो ये चाहिए कि लंदन से मुझे गार्ड्स बटालियन के एक हवा सिकंदर मिर्ज़ा से इसने रिक्वेस्ट की कि मुझे लंदन से गार्ड्स ब्रिगेड में से एक रेजिमेंटल सर्जेंट मेजर और 6 इंस्ट्रक्टर चाहिए ड्रिल। तो उसने वादा किया कि ठीक है, मैं हुकूमत की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया को अप्रोच करूँगा और आपके लिए हम अरेंज करेंगे गार्ड रेजिमेंट से ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर। बहरहाल कुछ अर्से बाद वहाँ से एक बहुत ही अच्छा सार्जेंट मेजर जिसका नाम था DC डफील्ड, MBE का मतलब है मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, वो अपनी मिसेस के साथ पहुंचा वहाँ काबुल। तो इसे पता चला कि डफील्ड इसने तो मशरिक में सर्विस ही नहीं की, न उसे किसी किस्म के इस्लाम का पता है
ना उसे पाकिस्तान का पता है, ना उसे ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ब्रिटिश ऑफिसर या ब्रिटिश इंडिविजुअल से क्या चीज़ एक्सपेक्ट करता है और हमें क्या काम करना है। बहरहाल चूँकि इंगल खुद 20 साल रह चुका था इस इलाके में, हर चीज़ जानता था और इसे पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट का भी पता था, लिहाजा इसने उसे अच्छी तरह ब्रीफ किया। डफील्ड बड़ा समझदार आदमी था, फौरी तौर पे समझ गया, उसको अकोमोडेशन वगैरह भी दी गई। 6 और इंस्ट्रक्टर भी आए और बाकी प्लानिंग हुई। बहुत मेहनत से काम शुरू किया और वो एक लेजेंड साबित हुआ। उसने जो मेयार ड्रिल का और यूनिफॉर्म का उस वक्त रखा था वो आज तक कायम है। उसके साथ जो बाकी 6 इंस्ट्रक्टर थे वो कोई ज़्यादा कारआमद साबित नहीं हुए, तो लिहाजा वो वापस भेज दिए गए। तो ब्रिगेडियर इंगल ने डफील्ड को हुक्म दिया कि आप पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर को ट्रेन करें, तो लिहाजा पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर पोस्ट किए गए और डफील्ड ने उनकी ट्रेनिंग शुरू की। चंद दिनों बाद जब ब्रिगेडियर इंगल उनको देखने आया तो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी इंस्ट्रक्टर्स बिल्कुल डफील्ड की तरह उर्दू में काशत दे रहे थे और उसी तरह कैडेट को डांट रहे थे और उनसे काम दे रहे थे, तो लिहाजा ये मसला भी हल हो गया। अब ब्रिगेडियर इंगल ने सिकंदर मिर्जा से ऑफिसर्स के लिए रिक्वेस्ट की और सिकंदर मिर्जा ने इसको बताया कि जिस भी ऑफिसर पे तुम उंगली रखोगे मैं तुम्हें पोस्ट करवा। लिहाजा इसने अपनी चॉइस के ऑफिसर सिलेक्ट किए और ये बहुत खुश भी हुआ, क्योंकि ऑफिसर्स एक तो उस दौर में इसकी नज़र में जो लेफ्टिनेंट थे वो मेजर बन चुके थे, जो कप्तान थे वो ब्रिगेडियर बन चुके थे, काफ़ी प्रमोशन हुआ था। लेकिन इसकी नज़र में ये जो पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे ये जज्बे से भरपूर थे, यानी जो कुछ भी ये चाहता था, अगर उनमें तजर्बे की कमी भी थी तो वो तजर्बे की कमी को ये जज्बे से उन चीज़ों को पूरा करना चाहते थे और वो ये चीज़ कर सकते थे। उनमें से काफ़ी सारे दूसरी जंग अजीम में हिस्सा ले चुके थे, लड़ चुके थे, और अब जो कुछ भी उनको बताया जाता था उस पर उन्होंने काफ़ी मेहनत की। बल्कि अपनी बायोग्राफी में ये लिखता है, वो अपनी बायोग्राफी लास्ट ऑफ द बंगाल लांसर्स उसमें लिखता है, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। बहरहाल मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस होती है कि बहुत से पाकिस्तानी अफसरान ने हालात की मजबूरियों का मुकम्मल एहसास किया और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को स्टाफ कॉलेज क्वेटा के अलावा बाकी तमाम तरबीती अदारों पर तरजीह दी। इन तमाम हजरात ने मेरे साथ मुकम्मल ताउन किया और मुझे तमाम मदद पहुँचाई। तो यूँ काकुल निस्तन एक गैर मारूफ गांव पाकिस्तान की इस अजीम फौजी दरगाह का घर बन गया। अब सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी थी, ऑफिसर्स भी आने शुरू हो गए थे। जो पहला ऑफिसर वहाँ पहुँचा वो कर्नल अतीक उर रहमान था। आपने नाम सुना होगा, ये साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए और बाद में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर भी रहे। ये बहुत रहीन, समझदार और मेहनती ऑफिसर था और ये आपकी इत्तला के लिए, ये नॉलेज के लिए, ये पहला मुसलमान ऑफिसर था, पहला मुसलमान कैडेट था जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से
एजाजी शमशीर यानी सोर्ड ऑफ ऑनर लेकर पास आउट हुआ। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना मेहनती ऑफिसर हो। बहरहाल आते ही इसने अपना काम संभाला। इसके बाद कर्नल लतीफ़ आया। ये एक बलूची ऑफिसर था जो सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत बहादुरी से लड़ा, और अब यहाँ डिफेंस सेक्टर आया, और ये भी बहुत मेहनती किस्म का बंदा था। अब जब सब चीज़ें हो गई तो कॉल नोटिस इशू कर दिए गए तमाम कैडेट्स को, और पहला पीएम में लॉन्ग कोर्स भी बुला लिया गया। उसके साथ ग्रेजुएट कोर्स भी बुलाया गया। ग्रेजुएट कोर्स को तो जो आईएमए से लड़के आए थे उनके साथ अटैच कर दिया गया। उनके साथ उन्होंने ट्रेनिंग की, और 20 जनवरी को ये सब लोग इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की, और 26 जनवरी को ब्रिगेडियर इंगल ने तमाम ऑफिसर्स और तमाम कैडेट्स को इकट्ठा करके एड्रेस किया, और उसमें उसने कहा, मैं पढ़ता हूँ, हम एक नई फौज का नया अदारा है। पाकिस्तान में दुनिया का बेहतरीन फौजी मटीरियल मौजूद है जिससे हम अपनी शानदार रिवायात कायम करेंगे जो दुनिया की किसी भी फौज से कम न होगी। आपके मुल्क ने आपको बतौर मुस्तकबिल के ऑफिसर कबूल करके अजीम एजाज़ से नवाजा है। अब ये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम अपनी तवानाइयाँ सर्व करके अपने आप को इस एजाज़ का मुस्तहिक साबित करें। हमारा मकसद पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी को जदीद और दुनिया की सफ़ अव्वल की शानदार तरबियत गाह में डालना है। और इसके साथ ही ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो पहला कोर्स 25 नवंबर 1948 को, यानी आईएमए और पीएमए के ग्रेजुएट कोर्स, पहला कोर्स 25 नवंबर 1948 को पास आउट हुआ, और इसकी सलामी उस वक्त के गवर्नर जनरल जनाब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने ली थी। और ये पाकिस्तान के लिए एक अजीम दिन था कि उस दिन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स पास हो गए। ब्रिगेडियर इंगल ने, ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, इसने और भी कई तजर्बे किए। मसलन इसने देखा बैलगाड़ी आते हुए पीएमए रोड पे, पीएमए रोड एकेडमी के दरमियान से गुजरती है, और ये रोड ग्रेजुअली बुलंद होती जाती है जब ये गांव की तरफ जाती है, गांव काकुल की तरफ जाती है। तो इसने देखा कि वहाँ एकेडमी के अंदर चीज़ें लाने के लिए बैलगाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसने चंद बैलगाड़ियाँ खरीदी, उन पे जो फालतू लकड़ियाँ थी वो उतरवा दी, और उनको कार के पहिए लगा दिए। तो वो बहुत हल्की हो गई। तो उन पे इसने सामान लाना शुरू किया जो बहुत पसंद किया गया। फिर इसने एक और तजर्बा किया, वो ये कि एकेडमी में घास बहुत था, तो इसने काफ़ी सारी बकरियां खरीद ली। अब बकरियों के लिए रखवाले या गडरिए वो भी बहुत कम कीमत पे इसे मिल गए, और वो बकरियां चंद महीनों में मुफ्त में पल गई। तो अब इसने वो बकरियों को ज़बह करके उनका गोश्त ठेकेदार के पास बेच दिया। ठेकेदार से पैसे लिए जो जमा कर दिए फंड में, और ताज़ा गोश्त मेस में कैडेट को खाने को मिल गया जो उन्होंने बहुत पसंद किया। तो यूँ एकेडमी की इब्तिदा हुई। आज यहाँ तक ये पार्ट 1 है। इंशाअल्लाह ताला इससे आगे के ब्रिगेडियर साहब ने क्या क्या कार है नुमाया
सर अंजाम दिए वो आपको बताएंगे। खुदा हाफिज। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर साथ बेल भी दबा दें और लाइक का बटन दबाना भी ना भूलें। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।